चुनाव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के लिए आज वोलेटाइल था काफ़ी ज़्यादा, जहां पे शुरुआत में तेज़ी आई। इंडेक्स में जो 16,350 के जोन से वो भी पार हुए और 16,400 के आसपास आके जो इंडेक्स हमेशा थकता है इस बार भी थकता हुआ दिखाई पड़ा और हायर लेवल से फिर से एक सेल ऑफ जो है वो मार्केट्स के अंदर ईज आउट होता हुआ दिखाई पड़ा। तो बिक वाली हायर लेवल से मार्केट में ज़रूर एक बार कैप होते हुए दिखाई पड़ी। और इसके अलावा आज वोलेटाइल सेशन में भी फर्स्ट हाफ में एटलीस्ट मिड कैप स्मॉल कैप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। मिड कैप में करीब 1% की बढ़त थी और स्मॉल कैप इंडेक्स रफली 1.25% की बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ दिख रहा था। सुबह थी आउट परफॉर्मेंस निफ्टी बैंक में रफली 1.5% के आसपास की तेज़ी वहाँ पर देखने को मिल रही थी, लेकिन आज एंटायर प्रेशर जो था वो मेटल स्पेस में था। वो ड्यूटी कट का जो फैसला वीकेंड पे लिया गया, उसके बाद एक्सपोर्ट रियलाइजेशन कम होने की बातचीत और जो पुरानी इन्वेंट्री है जिसको एक्सपोर्ट के लिए रखा हुआ है उसके रियलाइजेशन नीचे आने का अनुमान बाजार में लगाया गया, जिसकी वजह से तेज़ बिकवाली देखने को मिली। टाटा स्टील, JSW स्टील, हिंडाल्को, नाल्को, NMDC, JSL हिसार, JSW इस्पात, सभी वो नाम है जो कि आज भारी बिकवाली में रहे। और ऑब्वियसली बात है, इन सब के लिए एक ही कंसर्न है कि जो इन्वेंट्री उन्होंने बनाई थी जो एक्सपोर्ट के लिए तैयार थी, वो एक्सपोर्ट की इन्वेंट्री में बेहतर रियलाइजेशन मिलना था, लेकिन उससे ठीक पहले इस पर ड्यूटी कट कर दी गई, तो वो रियलाइजेशन इनके ईज आउट हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्रेशर देखने को मिला। अच्छा, इसका दूसरा जो एक बेनिफिट था वो था ऑटो में आज, क्योंकि वो प्राइस कट, एक्साइज ड्यूटी कट ऑन पेट्रोल एंड डीजल, उसका एक इम्पैक्ट की पूरा स्पेस के अंदर एक अच्छी डिमांड या वापस रिस्पाइट आएगा, डिमांड साइड पे थोड़ा बेटर होगा, तो वो बाजार ने बहुत पॉजिटिवली लिया, तो उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। और साथ ही साथ आज लास्ट आवर में वो DV स्लैब ज़ोरदार बिकवाली देखने को मिली। नंबर्स आए, नंबर्स इतने ख़राब नहीं थे, लेकिन नंबर्स के अलावा जो प्रेशर था वो था कंपनी कॉन कॉल का। कॉन कॉल होने के बाद से बिकवाली जो ज़्यादा एक्सटेंड हुई और स्पेशली वहाँ पर जो उन्होंने बात बोली कि उनके प्लांट को एक अप्रूवल नहीं आया है, उस अप्रूवल की पेंडिंग होने की बात सुनते ही बाजार ने बहुत स्टीपली रिएक्ट किया। डे लो के आसपास ये जाके बंद हुआ। वैसे भी शायद 27 के मल्टीपल पर था, तो आज और करीब 24-25 के मल्टीपल पर आ गया होगा आज की बिकवाली के बाद। हायर लेवल से 8 से 9% के आसपास, इनफैक्ट हायर लेवल से करीब 700-800 रुपये ईज आउट हुआ। 4400 रुपये के हाइस थे और 3800 की जोन में बंद हुआ। 600 रुपये का वाइप आउट, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वाइप आउट है, तो उसका एक इम्पैक्ट स्टॉक में देखने को मिला, इसकी वजह से दिन के निचले स्तरों पर बंद होता दिखाई पड़ा। अच्छा, कुछ और आंकड़ों आपकी स्क्रीन पर और बताता हूँ आपको, जहाँ पर सेंसेक्स करीब 650 पॉइंट टूटा हायर लेवल से, निफ्टी 200 अंकों के आसपास, बैंक निफ्टी करीब 650 अंकों के आसपास टूट के बंद हुआ। मेटल सबसे ज़्यादा बिकवाली, 2 साल में सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट आज मेटल में आते हुए दिखाई पड़ेगी आपको। ऑयल एंड गैस, रियल्टी, फार्मा, इन तीनों स्पेस के अंदर दबाव देखने को मिला। उसके अलावा IT और कंज्यूमर ड्यूरेबल में कुछ हद तक आज खरीदारी आप कह सकते हैं देखने को मिलता है, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट था वो आज प्रेशर के साथ ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा और मिड कैप स्मॉल कैप भी आज कुछ हद तक दबाव में ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, अच्छा, व्हाट हैपेंड टू DV स्लैब पोस्ट गुड रिजल्ट्स। दीक्षित साहब, ये मुझे लगा ही था कि सवाल आज बहुत आने वाले हैं। सबसे पहले तो सर, DV स्लैब के नंबर्स, एक तो जो मोनूपिरावीर जिसका एक एक्सेप्शनल इनकम आने की बातचीत बाजार में थी, वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड थी और उसी वजह से कंपनी के नंबर अच्छे दिखाई पड़े। तो जब लोगों ने, जब एनालिस्ट फ्रेटर्निटी ने नंबर देखे, डिकोड किए, तो उन्होंने सबसे पहले तो उसको हटाया कि ये तो एक्सेप्शनल आइटम आने का अनुमान था ही, वही आया। उसको हटाने के बाद नंबर्स वीक या एटलीस्ट फ्लैट कह सकते हैं, ठीक ठाक साइड पे नंबर अगर आप मानेंगे भी, तो भी फिर जो एनालिस्ट कॉल हुई उसमें उन्होंने बात ज़्यादा मेंशन कर दी कि अभी भी कोई बहुत बड़े ट्रिगर नहीं है और जो अप्रूवल्स हैं वो कुछ हद तक पेंडिंग में पड़े हुए हैं, तो उसका भी एक इम्पैक्ट मार्केट ने आता हुआ दिखाया पड़ा था। दूसरा, जो रियलाइजेशन है, इनपुट कॉस्ट है, उसका एक इम्पैक्ट भी इस क्वार्टर के अंदर देखने को मिला और शायद गोइंग फॉरवर्ड भी यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि फ्यूचर जो है थोड़ा सा अनसर्टेन है और इसीलिए FY23 की कोई गाइडेंस उन्होंने नहीं दी है, और ये गाइडेंस ना देना ये बाजार ने शायद आड़े हाथों ले लिया। काकीनाड़ा प्लांट, इसका अप्रूवल अभी भी पेंडिंग है गवर्नमेंट साइड से, वो बाजार ने बहुत हद तक नेगेटिवली लिया है। और उसके अलावा जो रिसीवेबल्स हैं Q4 के अंदर, वो कुछ हद तक बढ़ते हुए दिखाई पड़े। तो ये 3 ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स थे जिनको बाजार ने बहुत ही नेगेटिवली लिया और उसके हिसाब से स्टॉक में एक स्टीप रिएक्शन देखने को मिला 10% के आसपास। हैविंग सेड दैट, ये जो रिएक्शन है ये बहुत ज़्यादा नी जर्क है, इतने बड़े रिएक्शन की शायद ज़रूरत नहीं थी, तो बाजार एक आध दिन में और शायद रिएक्शन देगा, लेकिन कंपनी अच्छी है, 25 के मल्टीपल पर है, डेट फ्री कंपनी है, तो ऐसे जिसमें कोई ऐसा बड़ा कंसर्न नहीं, लेकिन एक आध दिन का रिएक्शन को देखकर आप एटलीस्ट अपने लॉन्ग टर्म व्यूज़ में कोई बदलाव ना कीजिएगा। ओके, अल्ट्राटेक क्या करें सर? अल्ट्राटेक अगर आपके पास है तो बने रहें, और अगर आपके पास नहीं है तो आप SIP में ऐड करें।
अगर आप सीमेंट पे ज़रा सा भी बुलिश हैं तो देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है। हर बार की तरह 2-3 बातें मैं रिपीट करता हूँ, वही करूँगा। 120 मिलियन टन की कैपेसिटी है। देश की दूसरी सबसे बड़ी 2 सीमेंट कंपनियां जो है वो है एसीसी और अंबुजा। उन दोनों को मर्ज होने के बाद जो सबसे बड़ी होने के बाद जो कैपेसिटी है उसकी भी दुगनी कैपेसिटी इनकी है। वो 60 या 64 मिलियन टन के आसपास पहुंचते हैं मर्ज होने के बाद। ये अकेला 120 मिलियन टन की कैपेसिटी ओन करता है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर सेक्टर की प्रीमियम पे आप प्ले करना चाहते हैं, सेक्टर को अगर आप खेलना चाहते हैं, तो अल्ट्राटेक तो आपके पोर्टफोलियो का मस्ट हैव हिस्सा हो ही सकता है। तो आप उस हिसाब से देखिएगा इसको। अच्छा, रुचि सोया केस में सर आज तो लोअर सर्किट था परवेज साहब, लेकिन अदरवाइज स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। और ऐसा लग रहा है कि मार्केट्स में जो एक आदमी की आज भी सर्किट खुला लगा 80,000 शेयरों का 1 लाख शेयरों का सर्किट लगा था और एकदम से खोल भी दिया था, फिर दोबारा लग गया मार्केट सेल ऑफ पे। लेकिन एक आध दिन में वापस ईज आउट हो जाएगा। वो खबर के ऊपर चला था तो थोड़ा सा ईज आउट हो रहा है, लेकिन आप अगर होल्ड कर सकते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से प्ले कर सकते हैं। 2 ही प्लेयर हैं इसमें। FMCG का सबसे सस्ता स्टॉक अभी यही दिखाई पड़ रहा है। शायद 27-28 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, जबकि पूरा सेक्टर 42 के एवरेज मल्टीपल पे ट्रेड करता है। तो उससे इजी ही है ये। और दूसरा, जिस तरह से इंटीग्रेशन हो रहा है कारोबार का, 600 करोड़ रुपए का EBITDA सिर्फ पतंजलि के बिजनेस से इसमें आने वाला है, तो वो सब नंबर्स में जब रिफ्लेक्ट होगा चीज़ें बेटर होंगी। तो एटलीस्ट अभी तो आप बने रहें, वो ज़्यादा बेटर सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। LIC, कार्तिक साहब एक ही सवाल और इसका एक ही जवाब कि महंगा तो नहीं है स्टॉक, लेकिन सरकारी है तो हर लेवल पे ऊपर बिकवाली की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। देखिए, पहले दिन से बाद मैं बोल रहा हूँ कि सरकारी कंपनी में डिविडेंड तो आप पा सकते हैं, लेकिन सरकारी कंपनी में एक्सॉर्बिटेंट गेन की उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि इक्विटी साइज़ बहुत बड़ा है। LIC का इक्विटी साइज़ है 672 करोड़ शेयरों का। रिलायंस का इतने सालों में इक्विटी साइज़ जो बढ़ के आज तक पहुँचा है वो 677 करोड़ पहुँचा है। और रिलायंस की सेल्स और रिलायंस की प्रॉफिट के आगे इसको देखिए आप। दूसरी तरफ TCS जैसी कंपनी का इक्विटी साइज 328-330 करोड़ शेयरों का है, तो इसका इक्विटी साइज ऑलरेडी TCS से दोगुना है, जबकि TCS देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। तो इक्विटी साइज़ के हिसाब से बहुत बड़ा जाइंट है ये। तो अगर कुछ भी इक्विटी और ऊपर से ऑफलोड हुई तो वो इक्विटी भी बाजार को एब्जॉर्ब करनी होगी। तो इतनी बड़ी इक्विटी एब्जॉर्ब होगी तो उसमें समय लगता है। ये डिविडेंड के लिए अच्छा प्ले हो सकता है, लेकिन बड़े एक्सॉर्बिटेंट गेन के लिए अगर आप इसे देख रहे हैं तो एक बार को स्केप्टिकल हो जाइए। ये जानकार मान रहे हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको 15 से 20% रिटर्न दे देगा, लेकिन इमीडिएट लिस्टिंग गेन किसी ने नहीं जताया था, तो उसकी उम्मीद तो आप एटलीस्ट मत ही रखिएगा। वो नहीं हुआ। और डिविडेंड के लिए आप जरूर इसे होल्ड कर सकते हैं। डिविडेंड कोल इंडिया की तरह आपको मिलता रहेगा जैसे कोल इंडिया में मिला है। ओके, 1150 में रिलायंस 15 शेयर। तो फिर शिवम से आपको घबराने की क्या जरूरत है? आपके पास डबल तो ऑलरेडी हो चुका है, डबल से ज़्यादा स्टॉक है, जबकि ये इतनी गिरावट भी दिखा चुका है हाई लेवल से। तो आपको घबराने की मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है। अगर दोबारा उस दाम पे मिले तो आप फिर ले लीजिएगा, और अगर नहीं मिले तो आराम से आप मतलब प्री एडजस्ट रेट, कोई ऐसा ना हो कि बोनस है और आप तब ले लें। लेकिन अगर आप नॉर्मली 1150 का कभी दाम देखें तो दोबारा आप एंटर कर सकते हैं। बहुत अच्छे दाम पे खरीदारी है, देश की सबसे बड़ी कंपनी है, बने रहने में ऐसा तो कोई बुराई दिख नहीं रही। ब्रोकर हाउस से टारगेट 3200 रुपये के आए थे इस नंबर्स के बाद, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। अच्छा जी, सेल एंड IB रियल एट करंट लेवल। सर, सेल के केस में सिंगल डिजिट मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज कर रहा है, यानी कि ये 3 या 4 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। सबसे सस्ती स्टील कंपनी है, लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि सरकारी कंपनी है और सरकारी कंपनियों को प्रीमियम हमेशा कम ही मिलता है। प्राइवेट कंपनियों को प्रीमियम ज़्यादा मिलता है। इसमें हिंडाल्को, टाटा स्टील, JSW स्टील जैसी कंपनियां जो है वो 8 से लेकर 10 के मल्टीपल पे यूजुअली ट्रेड कर रही हैं। तो ये वो मल्टीपल कैच नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी एक छोटा मोटा पुल बैक दिखा सकता है। तो बहुत बड़ा कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप मेटल में प्ले करना चाह रहे हैं तो बड़ा प्लेयर प्राइवेट का सबसे बड़ा है टाटा स्टील, उसको आप एक बार को देख सकते हैं, या हिंडाल्को अगर आप डाइवर्सिफाइड मेटल में जाना चाह रहे हैं तो। रही बात इंडियाबुल्स रियल एस्टेट की, अभी तो आप वेट एंड वॉच करिए जब तक इसके नंबर्स नहीं आते हैं। आज भले बढ़िया पुल बैक था, लेकिन अभी नंबर्स को ही वेट करना ज़्यादा औचित्य दिख रहा है, क्योंकि उसके बाद एटलीस्ट स्टेबल सिचुएशन होगी कि लॉस से प्रॉफिट में आए या लॉस क्लीन अप है, या किस तरह की सिचुएशन ले रही है कंपनी। वो कुछ चीज़ें जिनको क्लियर हो जाए तो ज़्यादा डस्ट सेटल होने के बाद समझ में आएगा, लेकिन अभी एटलीस्ट कोई कॉल मत लीजिए दोनों भाई। ओके, विल निफ्टी टच 14,000? पांडे जी, मुझे नहीं लगता निफ्टी 14,000 जाएगा, या मुझे नहीं लगता है 13,000 जाएगा, या मुझे नहीं लगता 12,000 जाएगा, इवन 15,000 भी जाएगा। देखिए, अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं निफ्टी के 14,000 जाने का, तो शायद आप हमेशा इंतज़ार ही करेंगे, क्योंकि कभी वो एक कहावत है ना हिंदी में, ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी। अब आप उस चीज़ को मान लीजिए तो बात अलग है कि ये दिन होगा तो मैं ये करूँगा, ये पॉसिबल नहीं होता है। रनिंग मार्केट है, नदी की तरह। नदी की आप इंतज़ार नहीं करते ना रुकने का कि रुकेगी तब मैं नहाऊँगा।
आपको नहाना है, पैसा लेना है, डालना है, प्रॉफिट बनाना है, निकलना है। अगर आप मीडियम टर्म प्लेयर है तो आपको रुकना है, उतरना है, पैसा बनाना है या डालना है, भूल जाना है, आगे जाके अगले स्टेशन पे देखना है कि वहाँ उतारने लायक है कि नहीं है। इस तरह से आप सोचेंगे तो बात अलग है। बाज़ार के लिए सबसे अच्छा तरीका, बाज़ार किसी भी लेवल पर हो, SIP शुरू कर दीजिए। थोड़ी महंगी मिलेगी, कोई बात नहीं, नीचे आएगा फिर थोड़ा सस्ता हो जाएगा, और नीचे आएगा और सस्ता हो जाएगा, और नीचे आएगा और सस्ता हो जाएगा। लेकिन इस लेवल का इंतजार करना है कि वो 14,000 आएगा, 13,000 आएगा, 12,000 आएगा तब इंतजार करो। और क्या गारंटी है कि जब 14,000 आएगा तो आपका फ्रेम ऑफ माइंड इतना अच्छा होगा कि आप निवेश कर पाएंगे। 15,000 तो किसी ने नहीं सोचा था, जब आ गया तो आज लोग घबरा ही रहे ना एंड ऑफ द डे, क्योंकि 14,000 जब वो आएगा तो किसी रीज़न से आएगा, और वो रीज़न इतना डरावना होगा कि वो शायद आपको मौका ही ना दे या आपकी हिम्मत ही ना बनने दे कि आप एंटर करें। तो इसीलिए लोग तेज़ी में फंसते हैं, मंदी में कोई नहीं फंसता। इसीलिए इस सबको मत देखिए, लेवल्स को, स्टॉक ढूंढिए, बढ़िया मिल रहे हैं। IT बहुत अच्छा सेक्टर है इस समय, जो कि SIP के लिए तलाशा जा सकता है अगर कोई SIP करना चाह रहा है तो। मेटल आज के झटके के बाद कुछ सेलेक्टिव, सारे नहीं, बहुत अच्छे नाम हैं जिनको आप देख सकते हैं अगर आप SIP वे में जाना चाह रहे हैं तो ऐसे झटकों का DV स्लैब रादर, तो ऐसे झटकों का इंतजार करिए और उन झटकों में एंटर करिए, वो ज़्यादा बेटर होता है स्टॉक के साथ जाने के लिए, जबकि वो कंपनी क्वालिटी हो तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कॉल ले सकते हैं। लेकिन इंडेक्स बेस्ड अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एटलीस्ट मत डिसाइड करिए। ओके, गुड टाइम टू बाय टाटा स्टील। प्रणव साहब बहुत भागा हुआ है ये, ज़रा इस हिसाब से आप सोचिएगा, क्योंकि बहुत भागा था। बोनस के बाद फिर 50 रुपये का डिविडेंड, और एक बहुत लॉजिकल सवाल था उस समय कि ये 50 रुपये का डिविडेंड क्यों आया जबकि कंपनी में लाख करोड़ रुपए की डेट हो रही है। तो ये चीज़ थोड़ा कंसर्न उठा था, लेकिन ठीक है, अभी नहीं, थोड़ा सा ईज आउट हो रहा है, होने दीजिए। एडजस्टेड प्राइस, क्योंकि 52 वीक्स लो पर आ गया शेयर, तो एडजस्टेड प्राइस को आप देखिएगा कि ये प्री स्प्लिट कहाँ तक नीचे मिले, ज़्यादा बेटर। लेकिन हाँ, SIP है तो बात अलग ही है। ओके, DVs पे हम बातचीत कर चुके हैं। टाटा एलेक्सी की स्ट्रेंथ, अनिल साहब, टाटा एलेक्सी के शेयर ही नहीं है मार्केट में, 6-6.5 करोड़ शेयर हैं, उसमें से भी प्रमोटर 55% स्टेक ओन करते हैं, 35% फंड ओन करते हैं, तो 85% तो यहीं पे ही है। 15% इक्विटी मार्केट में है, तो 15% इक्विटी मार्केट को चलाना कौन सी बड़ी बात है। वो रिसेंटली टूटा तो जो था 8,000 से नीचे आया था, वो इसलिए प्रमोटर ने कुछ हिस्सा बेचा था मार्केट में, जिसकी वजह से नीचे आया था। तो ऐसे शेयर हमेशा ही लॉजिकल होते हैं जहाँ पे इक्विटी साइज छोटा और कारोबार बढ़िया हो। ऐसी कंपनियों को ढूंढ के हमेशा पैसा डालना ज़्यादा अक्लमंदी होती है, क्योंकि इक्विटी इतनी छोटी है, जब तो F&O में नहीं जाएंगे टूटेंगे नहीं। तो JK सीमेंट, टाटा कॉम जैसी F&O में आए वो सिचुएशन पलट गई, क्योंकि वहाँ पर अब F&O में तो है, इक्विटी भी छोटी है, लेकिन F&O में आने के बाद शॉर्टिंग पॉसिबल है। टाटा एलेक्सी जिस दिन F&O में आ गया, सेम सिचुएशन उसके लिए भी क्रिएट हो गई। वो पहले था F&O में, वहाँ से निकला, तब से उसकी सिचुएशन बेटर हुई है। तो अब इनके भी निकलने का वेट करिए, JK सीमेंट, टाटा कॉम जैसी कंपनियों का, जहाँ पर थोड़ी अगर F&O से बाहर हो जाए सिचुएशन, शायद बेटर की तरफ जाते हुए दिखाई पड़े। ओके, IT सेक्टर का बेस्ट, विवेक साहब, मैंने एक शीट ट्वीट की थी कुछ दिन पहले, फ्राइडे को ही शायद की थी, उसी में देख लीजिए। उसमें लिस्ट में बहुत सारे नाम आपको दिख जाएंगे जो कि अच्छे दाम पर अवेलेबल है। और अगर IT सेक्टर का बेस्ट ढूंढना तो ऑब्वियसली TCS सबसे बढ़िया कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी है, तो खोने के कुछ है ही नहीं उसमें, तो उसको आप देख सकते हैं। लार्जेस्ट प्लेयर है, सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया है, तो अगर वो नहीं तो फिर क्या। तो आप इस तरह से भी सोच सकते हैं। ओके, M&M आई लाइक इट। अच्छा मनीष जी, M&M के केस में ट्रैक्टर डिवीज़न मेजर, ऑटो एंसिलरी मेजर, ऑटो मेजर, लेकिन कंसर्न पहली चीज़ डिमांड साइड, दूसरी चीज़ भागा हुआ शेयर, तीसरी चीज़ इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट, और चौथी चीज़ अभी थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। एग्री के नंबर्स आने शुरू होने से पहले शायद झटका दे, वहाँ पे एक बार प्रोवाइड कर लें तो ज़्यादा बेटर है, कि एग्री के नंबर्स अगर बेटर साइड पे आ गए तो ट्रैक्टर का मेजर है, तो वो कंपनी के लिए एक बढ़िया ट्रिगर के तौर पे काम काज कर सकता है। तो अच्छी कंपनी है, SIP वे में एंटर करना ज़्यादा अक्लमंदी रहेगी इसमें। ओके, FSL वैसे तो सर बहुत सस्ता शेयर है देवेंद्र साहब, क्योंकि वैल्यू वाइज अगर देखेंगे तो शायद पूरी लिस्ट में सबसे ज़्यादा टूटने वाला शेयर है, 50% के आसपास ये शायद टूट चुका है अपने हायर लेवल से, और वैल्यू वाइज भी ठीक ठाक है। लेकिन ये अभी भी ठीक ठाक नहीं, 27 के मल्टीपल है, जबकि 17 इसका 10 साल का एवरेज मल्टीपल है, तो वहाँ से भी 10 के मल्टीपल ऊपर काम काज कर रहा है। ये कहीं 85, 80, 70 इन रेंज में दिखेगा ना, तो ये शायद एक फेयरली वैल्यूड बैठेगा। लेकिन तब तक के लिए आप एटलीस्ट इसको कीप एन आई काइंड ऑफ, क्योंकि अगर 85-70 नहीं भी आता है तो 90 या 100 के नीचे आने पर थोड़ा बहुत एंटर करने लायक सिचुएशन दिखने लगती है इसमें, तो ज़रा इस पर नज़र रखिए, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अभी आउटराइटली जंप करना ठीक नहीं है। ओके, HDFC चारों स्टॉक में लॉन्ग टर्म बेस्ट क्या है?
मिश्रा साहब ट्रिकी है क्योंकि HDFC के दोनों जो हैं HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक, वो दोनों बहुत बड़ा जूस निकाल चुके हैं। IPO से लेकर अब तक उन्होंने बहुत बड़ी ग्रोथ दिखा दी है। HDFC AMC की इक्विटी छोटी है, लेकिन HDFC AMC का कारोबार थोड़ा कमज़ोर पड़ा हुआ है म्यूचुअल फंड के जो कोलैप्स रिसेंटली हुए हैं उसमें। लेकिन हैविंग सेड दैट घूम भी जाएगा। HDFC लाइफ वेल पोजीशन दिख रहा है दोनों ही लिहाज से, लेकिन उसका भी इक्विटी साइज़ बड़ा है, लेकिन फिर भी डिविडेंड पर ईयर जो है वो बढ़ ही रहा है। तो फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से HDFC बैंक और HDFC लाइफ ये दोनों थोड़े बेटर दिख रहे हैं, लेकिन समय पर सिचुएशन ही बदलती है तो मेरा वक्तव्य भी बदल सकता है। लेकिन सो फार ये अच्छी चीज़ है कि आपने इस ग्रुप को चुना है, वो ग्रुप बहुत अच्छा है, तो इसलिए आप इस ग्रुप में ये दोनों में अलग अलग तर्क के हिसाब से काम कर सकते हैं। और वैसे भी आगे चल के 4 में से 3 ही रह जाएंगी, तो HDFC बैंक को तो आप उसी लिहाज से रखिए कि वो तो मर्जी हो जाना है, और रही बात HDFC लाइफ की तो आप उसमें भी जा सकते हैं। AMC को लेकर अभी थोड़ा स्केप्टिकल रहिएगा। 2 कंपनी अच्छी है, लेकिन बिजनेस पे डिपेंड करता है गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा, IBRL में मैं बात कर चुका हूँ, और अदानी विल्मर क्या बोलूँ परवेज साहब, इसमें तो आप बने रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और सर्किट ही लग रहे हैं, तो अभी तो लगने दिए सर्किट जब तक लग रहा है। लेकिन हाँ, अगर आपको बहुत रीजनेबल प्रॉफिट है तो आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी लेते चलें, क्योंकि ऑन द टेबल एंड ऑन द बुक्स में बड़ा अंतर होता है। मतलब आप ऑन द बैंक, इन द बैंक और इन द बुक्स, तो बुक्स में है ठीक है, लेकिन बैंक में भी आ जाए तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन बन सकती है। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर उसमें कॉल ले सकते हैं। चलिए, अब इतने ही सवालों में शामिल करूंगा। लास्टली जाते जाते फिर एक ही जवाब सबको, जिनके पास DVs लॉन्ग टर्म के हैं वो एटलीस्ट होल्ड करें। नी जर्क रिएक्शन है, बहुत बड़ा रिएक्शन है, लेकिन जो ट्रेडर वाले हैं या ट्रेडिंग पोजीशन है वो बात अलग है। 24 के मल्टीपल पर स्टॉक है, ठीक ठाक मल्टीपल है, ऐसा कुछ बुराई सिचुएशन नहीं है। वो प्लांट का अप्रूवल और कमेंट्री वीक थी, उसकी वजह से एक इम्पैक्ट देखने को मिला। तो पैनिक सेलिंग है, तो एटलीस्ट 2-4 दिन या हफ्ता भर 2 हफ्ता दे, उसके बाद कोई कॉल ले, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, फिलहाल अब इतने सवालों में शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आप में से जुड़ सकते हैं @Sumit Research, मेरा ट्विटर हैंडल है।